नमस्कार साथियों, मैं अरविंद हुड्डा। गुरुकुल पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो साथियों, हम पढ़ रहे थे मारवाड़ रियासत। मारवाड़ रियासत में हम महाराजा जसवंत सिंह के बारे में अध्ययन कर रहे थे। महाराजा जसवंत सिंह का शासनकाल 1638 ईस्वी से 1678 ईस्वी तक था। महाराजा जसवंत सिंह के पिता का नाम गज सिंह। इनका जन्म 26 दिसंबर 1626 ईस्वी को बुरहानपुर दक्षिण भारत के अंदर हुआ। इनका राज्य अभिषेक 1638 ईस्वी में आगरा के अंदर हुआ। फिर इनका पुनः राज्य अभिषेक 1640 ईस्वी में जोधपुर के अंदर हुआ। और शाहजहां के पुत्रों में जो उत्तराधिकार संघर्ष हुए उनमें भी महाराजा जसवंत सिंह ने भाग लिया। फिर आमेर के शासक मिर्जा राजा जय सिंह के समझाने पर जसवंत सिंह ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली। फिर औरंगजेब ने जसवंत सिंह को शिवाजी के विरुद्ध शाइस्ता की सहायता के लिए दक्षिण भारत भेजा। फिर 1673 ईस्वी में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को काबुल का सूबेदार बनाया। फिर 1678 ईस्वी में जमरूद का थाना अफगानिस्तान में जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई। जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा, आज कुफर का दरवाजा टूट गया। अब साथियों, हम बात करेंगे महाराजा जसवंत सिंह की प्रमुख रचनाओं की, इनके दरबारी विद्वान की, और महाराजा जसवंत सिंह के बाद जोधपुर का अगला शासक कौन बना। तो साथियों, बात करते हैं महाराजा जसवंत सिंह की प्रमुख रचनाओं की। जसवंत सिंह की प्रमुख रचनाएं। तो साथियों, जसवंत सिंह की प्रमुख रचनाएं हैं आनंद विलास, आनंद विलास, बासाभूषण, अपरोक्ष सिद्धांत सार, अपरोक्ष सिद्धांत, अपरोक्ष सिद्धांत सार और प्रबोध चंद्रोदय। तो साथियों, महाराजा जसवंत सिंह की रचनाएं हैं आनंद विलास, बासाभूषण, अपरोक्ष सिद्धांत सार और प्रबोध चंद्रोदय। आनंद विलास के लेखक कौन है? तो आनंद विलास के लेखक जसवंत सिंह है। बासाभूषण किसकी रचना है? तो बासाभूषण जसवंत सिंह की रचना है। अब साथियों, बात करें हम इनके दरबारी विद्वान की, तो इनके दरबारी विद्वान थे दरबारी विद्वान, और इनके दरबारी विद्वान थे कुलपति मिश्र, कुलपति मिश्र और नरहरिदास। तो साथियों, कुलपति मिश्र और नरहरिदास किसके दरबारी विद्वान थे? कुलपति मिश्र और नरहरिदास जसवंत सिंह के दरबारी विद्वान थे। कुलपति मिश्र और नरहरिदास किसके दरबार की शोभा बढ़ाया करते थे? तो कुलपति मिश्र और नरहरिदास जसवंत सिंह के दरबार की शोभा बढ़ाया करते थे। और साथियों, बात करें इनकी रचनाओं की, तो कुलपति मिश्र की रचना है इनकी रचना जसवंत विलास ग्रंथ, जसवंत विलास ग्रंथ। और नरहरिदास की रचना है इनकी रचना है रामचरित्र और अवतार चरित्र। तो साथियों, अवतार चरित्र किसकी रचना है? तो अवतार चरित्र नरहरिदास की रचना है। तो
तो साथियों यहाँ हमने बात की महाराजा जसवंत सिंह की प्रमुख रचनाओं की। महाराजा जसवंत सिंह की प्रमुख रचनाएं थी आनंद विलास, भाषाभूषण, अपरोक्ष सिद्धांत सार और प्रबोध चंद्रोदय। और इनके दरबारी विद्वान थे कुलपति मिश्र और नर हरिदास। कुलपति मिश्र की रचना है जसवंत विलास ग्रंथ और नर हरिदास की रचना है रामचरित्र और अवतार चरित्र। तो साथियों आप एक बार यहां तक क्लियर करो, फिर बात करते हैं इनके तीसरे दरबारी विद्वान की। अब साथियों बात करें इनके तीसरे दरबारी विद्वान की, तो आप भी कई बार नाम सुनते हो नैण सिंह। तो इनके तीसरे दरबारी विद्वान थे मुणोत नैण सिंह, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। इनके तीसरे दरबारी विद्वान कौन थे? मुणोत नैण सिंह। और जो ये मुणोत नैण सिंह है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो हम मुणोत नैण सिंह के बारे में भी चर्चा करते हैं। तो मुणोत नैण सिंह का जन्म 1610 ईस्वी को हुआ। जन्म 1610 ईस्वी। और ये राजस्थान के प्रथम इतिहासकार है। राजस्थान के प्रथम इतिहासकार, ख्यात के प्रसिद्ध लेखक हैं। ख्यात के प्रसिद्ध लेखक। और ये मुणोत नैण सिंह कौन थे? तो मुणोत नैण सिंह जसवंत सिंह के दरबारी दीवान। तो साथियों महाराजा जसवंत सिंह के तीसरे दरबारी विद्वान है मुणोत नैण सिंह, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। और हम मुणोत नैण सिंह की बात करें तो मुणोत नैण सिंह का जन्म 1610 ईस्वी को हुआ। ये राजस्थान के प्रथम इतिहासकार हैं, ख्यात के प्रसिद्ध लेखक हैं और जसवंत सिंह के दरबारी दीवान थे। अब साथियों बात करें इनकी रचनाओं की, तो इनकी रचना है बात करें इनकी रचनाओं की, तो इनकी पहली रचना नैण सिरी ख्यात। नैण सिरी ख्यात। तो साथियों मुणोत नैण सिंह की पहली रचना है नैण सिरी ख्यात। और हम बात करें इस नैण सिरी ख्यात रचना की, तो इसकी जो भाषा है वो है डिंगल। इसकी भाषा कौन सी है? इसकी भाषा है डिंगल। यह राजस्थान की प्रथम ख्यात है। राजस्थान की प्रथम ख्यात। और इस नैण सिरी ख्यात के अंदर हे का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें हे का प्रयोग नहीं हुआ है। और साथियों नैण सिरी ख्यात में मुणोत नैण सिंह ने राठौड़ों की 36 शाखाओं का उल्लेख किया है। 36 शाखाओं का उल्लेख।
तो साथियों बात करें मुणोत नैणसी की रचनाओं की, तो इनकी सबसे पहली रचना है नैणसीरी ख्यात। और हम बात करें नैणसीरी ख्यात की, तो इसकी जो भाषा है वो डिंगल है। यह राजस्थान की प्रथम ख्यात है और इस नैणसीरी ख्यात के अंदर हे का प्रयोग नहीं हुआ है। और मुणोत नैणसी ने अपनी रचना नैणसीरी ख्यात के अंदर राठौड़ों की 36 शाखाओं का उल्लेख किया है। अब बात करें इनकी दूसरी रचना की, तो इनकी दूसरी रचना है मारवाड़रा परंगनारी विगत। मारवाड़रा परंगनारी विगत। और हम साथियों बात करें मारवाड़रा परंगनारी विगत की, तो इसके अंदर जसवंत सिंह की प्रशासनिक जानकारियां मिलती है। इस रचना के अंदर क्या मिलता है? जसवंत सिंह की प्रशासनिक जानकारियां। और साथियों इसे मारवाड़ का गजट भी कहा जाता है। मारवाड़ का गजट। और इस रचना में मुणोत नैणसी ने जनगणना का उल्लेख किया है। जनगणना का उल्लेख। तो साथियों बात करें मुणोत नैणसी की दूसरी रचना की, मारवाड़रा परंगनारी विगत की, तो इसके अंदर जसवंत सिंह की प्रशासनिक जानकारियां मिलती है। इसे मारवाड़ का गजट भी कहा जाता है। अब ये गजट क्या होता है? तो साथियों जो हमारे आर्थिक होता है उसे हम बजट कहते हैं, और ये जो प्रशासनिक हुआ करते थे इन्हें गजट कहा जाता है। तो इस रचना को मारवाड़ का गजट भी कहा जाता है। और मुणोत नैणसी ने अपनी रचना मारवाड़रा परंगनारी विगत के अंदर जनगणना का उल्लेख किया है। मुणोत नैणसी ने सबसे पहले जनगणना का उल्लेख किया था, तो इन्हें जनगणना का अग्रज भी कहा जाता है। अब साथियों बात करें मुणोत नैणसी के उपनाम की, तो इनके उपनाम मिलते हैं। उपनाम, और इनके उपनाम मिलते हैं राजस्थान का अबुल फजल, मारवाड़ का गजेटियर, और जनगणना का अग्रज। जनगणना का अग्रज। तो साथियों बात करें मुणोत नैणसी के उपनाम की, तो इनके उपनाम मिलते हैं राजस्थान का अबुल फजल, मारवाड़ का गजेटियर, और जनगणना का अग्रज। तो साथियों यहां हमने बात की महाराजा जसवंत सिंह के तीसरे दरबारी विद्वान की, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, और वह है मुणोत नैणसी। तो हमने मुणोत नैणसी की बात की। इनका जन्म 1610 ईस्वी को हुआ। ये राजस्थान के प्रथम इतिहासकार हैं, ख्यात के प्रसिद्ध लेखक हैं, और जसवंत सिंह के दरबारी दीवान थे। फिर साथियों हमने बात की मुणोत नैणसी की रचनाओं की, तो इनकी पहली रचना है नैणसीरी ख्यात। और हम बात करें नैणसीरी ख्यात की, तो इसकी जो भाषा है वो डिंगल है, और यह राजस्थान की प्रथम ख्यात है। इस नैणसीरी ख्यात के अंदर हे का प्रयोग नहीं हुआ है। और मुणोत नैणसी ने अपनी रचना नैणसीरी ख्यात के अंदर राठौड़ों की 36 शाखाओं का उल्लेख किया है। और मुणोत नैणसी की दूसरी रचना मारवाड़रा परंगनारी विगत, और इसके अंदर जसवंत सिंह की प्रशासनिक जानकारियां मिलती है। इसे मारवाड़ का गजट भी कहा जाता है। मुणोत नैणसी ने इस रचना में जनगणना का उल्लेख किया है, इसीलिए मुणोत नैणसी को जनगणना का अग्रज भी कहा जाता है। और जो मुणोत नैणसी है उनके उपनाम मिलते हैं राजस्थान का अबुल फजल, मारवाड़ का गजेटियर, और जनगणना का अग्रज। तो साथियों आप एक बार यहां तक क्लियर करो, फिर हम बात करते हैं आगे मुणोत नैणसी की।
अब साथियों अगर मृणोत्तनैणसी की और बात की जाए तो नोट पॉइंट लगा के लिखना। मृणोत्तनैणसी 1670 ईस्वी में गबन का आरोप लगने के कारण अपने भाई सुंदरदास के साथ फूलश्री गांव, और ये फूलश्री गांव है महाराष्ट्र में। फूलश्री गांव में आत्महत्या कर ली। तो साथियों जो मृणोत्तनैणसी है वो 1670 ईस्वी में गबन का आरोप लगने के कारण अपने भाई सुंदरदास के साथ फूलश्री गांव महाराष्ट्र में आत्महत्या कर लेते हैं। शायद ये जो मृणोत्तनैणसी है ये सही थे, इनके ऊपर गबन का आरोप लग गया, पैसे की धांधली का, हेराफेरी का। तो इन्होंने सोचा कि मैंने इतने सालों जो इज्जत कमाई वो मिट्टी में मिल गई। तो इन्होंने 1670 ईस्वी में अपने भाई सुंदरदास के साथ फूलश्री गांव महाराष्ट्र में आत्महत्या कर ली। अब साथियों बात करें कि जसवंत सिंह के बाद जोधपुर का अगला शासक कौन बना, जसवंत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था। तो साथियों जसवंत सिंह के एक पुत्र था पृथ्वी सिंह राठौड़। जसवंत सिंह के पुत्र का क्या नाम था? जसवंत सिंह का पुत्र और जसवंत सिंह का पुत्र था पृथ्वी सिंह राठौड़। पृथ्वी सिंह राठौड़। लेकिन साथियों 1678 ईस्वी में जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी उस समय जसवंत सिंह के कोई भी जीवित पुत्र नहीं था, लेकिन जसवंत सिंह के पहले एक पुत्र था पृथ्वी सिंह राठौड़, और इस पृथ्वी सिंह राठौड़ की औरंगजेब ने हत्या कर दी थी। जो जसवंत सिंह है वो एक दिन औरंगजेब के दरबार में बैठा था, तो औरंगजेब ने जसवंत सिंह से कहा कि जसवंत सिंह शेरों की लड़ाई देखे हुए बहुत दिन हो गए, तो कल तू ऐसा करना अपना शेर लेके आना और हम शेरों की लड़ाई देखेंगे। तो जसवंत सिंह ने सोचा कि अपने पास कहां से शेर है, ऐसे ही मजाक कर रहा है ये तो। जब अगले दिन जो जसवंत सिंह है वो औरंगजेब के दरबार में जाते हैं तो इनके साथ ये इनका पुत्र पृथ्वी सिंह राठौड़ भी था। तो औरंगजेब ने जब जसवंत सिंह को देखा तो कहा कि जसवंत सिंह तू अपना शेर लेके नहीं आया, मैंने कहा था ना कि शेरों की लड़ाई देखेंगे, लेकिन मुझे तो पता ही था तुम मारवाड़ वालों के पास कहां से शेर है। तो इस जसवंत सिंह ने अपने इस पुत्र के कंधे पे हाथ रखा और कहा कि ये है मेरा शेर। तो औरंगजेब ने कहा कि अगर ये तेरा शेर है तो डाल इसे पिंजरे के अंदर, और सामने जो औरंगजेब का शेर था पिंजरे में, तो ये जो पृथ्वी सिंह है ये अपने पिता जसवंत सिंह की लाज रखने के लिए बिना किसी हथियार के और शेर के पिंजरे में कूद गया। और जब शेर ने इस पृथ्वी सिंह राठौड़ पे छलांग लगाई तो पृथ्वी सिंह राठौड़ ने शेर के जबड़े को पाड़ दिया। इतना निर्भय व्यक्ति था ये देखकर जो औरंगजेब वो हक्का बक्का रह गया। औरंगजेब ने सोचा कि बाप तो पहले से डाकी था ही, ये और इतना बड़ा डाकी है, ऐसे तो आने वाले समय में ये मुगल सत्ता को समाप्त कर देंगे। तो औरंगजेब ने इस पृथ्वी सिंह राठौड़ से कहा कि हम आपकी बहादुरी से बहुत खुश हुए और हम आपको कुलर भेंट करेंगे। तो औरंगजेब ने क्या किया, इस पृथ्वी सिंह राठौड़ को कुलर भेंट की। तो लिखना साथियों, औरंगजेब ने
औरंगजेब ने पृथ्वी सिंह को कूलर बेट की कूलर बेट की। और ये कूलर क्या होती है? तो कूलर होती है राजकीय पोशाक। और साथियों ये जो कूलर है राजकीय पोशाक, ये जहरीली होने के कारण इस पृथ्वी सिंह राठौड़ की मृत्यु हो गई। औरंगजेब ने इस पृथ्वी सिंह को जो ये कूलर बेटती थी ये जहरीली थी, और पृथ्वी सिंह ने जब इस राजकीय पोशाक को कूलर को पहना तो शरीर में जहर चढ़ने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। तो लिखना जहरीली पोशाक के कारण। जहरीली पोशाक के कारण पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई। अब साथियों जो जसवंत सिंह का पुत्र था पृथ्वी सिंह राठौड़, उसकी तो औरंगजेब ने हत्या कर दी थी। और जब 1678 ईस्वी में महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु होती है, उस समय इनके कोई भी जीवित पुत्र नहीं था, लेकिन इनकी 2 रानियां थी जो गर्भ से थी। तो जो औरंगजेब है वो जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद जोधपुर को खालसा घोषित करने की सोचता है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जसवंत सिंह का भाई था अमर सिंह राठौड़, नागौर का शासक। तो इधर जसवंत सिंह की पीढ़ी आगे बढ़ेगी तो उधर अमर सिंह राठौड़ की भी तो पीढ़ी आगे बढ़ेगी। तो अमर सिंह राठौड़ का पुत्र था इंदर सिंह। कौन था अमर सिंह राठौड़ का पुत्र? अमर सिंह राठौड़ का पुत्र इंदर सिंह। तो साथियों जो अमर सिंह राठौड़ का पुत्र था इंदर सिंह, और याद रखना ये इंदर सिंह कहां का था? नागौर का शासक। नागौर का शासक। तो जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने जोधपुर को खालसा घोषित करने की सोची। तो ये अमर सिंह राठौड़ का पुत्र था जो इंदर सिंह, ये भागकर औरंगजेब के पास आता है और औरंगजेब को कहता है कि आप जोधपुर को खालसा क्यों घोषित कर रहे हो? हम राठौड़ बैठे हैं ना, हम भी तो गज सिंह के ही वंशज हैं। हमारे जो दादाजी थे अमर सिंह राठौड़ वो जसवंत सिंह के भाई थे, और हम भी तो उन्हीं के गज सिंह के ही वंशज हैं। तो आप ऐसा करो कि जोधपुर का शासक मुझे बना दो। तो मैंने आपको बताया था कि जो औरंगजेब है वो बड़ा ही कमीना व्यक्ति था। तो उसने इस इंदर सिंह से कहा कि निकाल पैसे, अगर जोधपुर का शासक बनना है तो जोधपुर का शासक बनेगा, 9 कुंटी मारवाड़ का, खूब पैसे कमाएगा। तो इस इंदर सिंह ने औरंगजेब को 36 लाख रुपए दिए। कितने दिए? 36 लाख। और औरंगजेब क्या करता है? 36 लाख रुपयों के बदले औरंगजेब ने जोधपुर का शासक बनाया। जोधपुर का शासक बनाया। तो इंदर सिंह ने जब औरंगजेब से कहा कि आप जोधपुर को खालसा घोषित क्यों कर रहे हो, हम भी तो गज सिंह के वंशज है। जो हमारे दादाजी थे अमर सिंह राठौड़ और जसवंत सिंह वो गज सिंह के पुत्र थे, तो हम भी गज सिंह के वंशज है। आप ऐसा करो कि जोधपुर का शासक मुझे बना दो। तो औरंगजेब है वो बड़ा ही कमीना व्यक्ति था, उसने इस इंदर सिंह से कहा
कि तू जोधपुर का शासक बनेगा, 9 कुंटी मारवाड़ का, और खूब पैसे कमाएगा, तो निकाल पैसे। तो इस इंदर सिंह ने 36 लाख रुपए दिए औरंगजेब को, और औरंगजेब ने 36 लाख रुपयों के बदले इंदर सिंह को जोधपुर का शासक बनाया। और इस इंदर सिंह ने जोधपुर का शासक बनने के बाद जोधपुर में खूब भ्रष्टाचार किया, जिससे जो जोधपुर की जनता थी वो इस इंदर सिंह का विरोध करने लगी, और जनता ने 1 साल में इसका खूब विरोध किया। यह देखकर औरंगजेब को लगा कि ऐसा ही चलता रहा तो जो जोधपुर है वो हाथ से निकल जाएगा, किसी और रियासत वाला जोधपुर पर अधिकार कर लेगा। तो जो औरंगजेब है वो क्या करता है, इस इंदर सिंह को 1 साल बाद जोधपुर से हटा देता है। तो 1678 में जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद इसे जोधपुर का शासक बनाया, और 1679 में हटा दिया। 1679 ईस्वी में हटा दिया। अब साथियों, इंदर सिंह को 1679 में औरंगजेब ने हटा दिया, और इसको हटाने के बाद जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया। अब मैंने आपको बताया था कि जो जसवंत सिंह उसकी 2 रानियां थी जो गर्भ से थी, और उन दोनों रानियों ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। तो जोधपुर का अगला शासक बनता है महाराजा अजीत सिंह। तो साथियों, यहां हमने बात की कि जो मुणोत नैणसी है वो 1670 ईस्वी में गबन का आरोप लगने के कारण अपने भाई सुंदर सास के साथ फुलसरी गांव महाराष्ट्र में आत्महत्या कर लेते हैं। और जसवंत सिंह का एक पुत्र था पृथ्वी सिंह राठौड़, जिसकी औरंगजेब ने हत्या कर दी थी। इस पृथ्वी सिंह राठौड़ को औरंगजेब ने कुलर भेंट की राजकीय पोशाक, और वो जहरीली होने के कारण पृथ्वी सिंह राठौड़ ने जब वो पोशाक पहनी तो शरीर में जहर चढ़ने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। तो औरंगजेब ने पृथ्वी सिंह राठौड़ की हत्या कर दी। और जब 1678 ईस्वी में महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु हुई तब इनके कोई भी जीवित पुत्र नहीं था। तो जो अमर सिंह राठौड़ का पुत्र था इंदर सिंह, और जो इंदर सिंह है वो औरंगजेब को 36 लाख रुपए देकर जोधपुर का शासक बनते हैं। लेकिन जो जोधपुर की जनता है वो इस इंदर सिंह का खूब विरोध करती है। तो औरंगजेब ने 1 साल बाद इस इंदर सिंह को शासक हटा दिया और जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया। अब जोधपुर का अगला शासक बनता है महाराजा अजीत सिंह। तो साथियों, आप एक बार यहां तक क्लियर करो, फिर हम बात करते हैं महाराजा अजीत सिंह की। अब साथियों, जसवंत सिंह के बाद जोधपुर का अगला शासक बना इंदर सिंह, और इंदर सिंह के बाद जोधपुर का अगला शासक बनता है महाराजा अजीत सिंह। और हम महाराजा अजीत सिंह की बात करें महाराजा अजीत सिंह, और हम इनकी बात करें तो इनका शासनकाल था 1679 ईस्वी से 1724 ईस्वी तक। अब साथियों, आप सोच रहे होंगे कि सर इंदर सिंह के बाद औरंगजेब ने जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया, लेकिन फिर भी आपने अजीत सिंह का जो शासनकाल है वो 1679 से 1724 ईस्वी क्यों लिखा? तो साथियों, जो औरंगजेब है उसने जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया था, लेकिन जो शासनकाल है वो महाराजा अजीत सिंह का ही माना जाता है। लेकिन जो वास्तविक रूप से महाराजा अजीत सिंह को जो जोधपुर की गद्दी प्राप्त हुई थी वो 1708 ईस्वी के आसपास हुई थी, लेकिन इनका इंदर सिंह के बाद इन्हीं का शासनकाल माना जाता है। तो साथियों, मैंने आपको बताया था कि जो जसवंत सिंह उसकी 2 रानियां थी और वो दोनों ही गर्भ से थी। तो जसवंत सिंह की रानियां थी जसवंत सिंह की 2 रानियां थी जादम और नरुकी।
जादम और नरुकी। और इन दोनों रानियों ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। जो जादम के पुत्र हुआ था उसका नाम था अजीत सिंह, और जो नरु के पुत्र हुआ था उसका नाम था दलथम्मन। दलथम्मन। अब साथियों, जसवंत सिंह की 1678 ईस्वी में जमरूद का थाना अफगानिस्तान में जब मृत्यु हुई थी, उस समय ये दोनों रानियां भी अफगानिस्तान में ही थी, और इन दोनों रानियों ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। ये बात जब औरंगजेब को पता चली तो औरंगजेब ने कहा कि मुझे पता नहीं था कि जसवंत सिंह का कोई उत्तराधिकारी भी है या कोई वंशज है। अगर जसवंत सिंह का कोई वंशज है तो उसे मेरे पास लेकर आओ, और मैं जो योग्य होगा उसे जोधपुर का शासक बनाऊंगा। तो ये बात जब इनको पता चली तो जो राठौड़ सामंत और सरदार थे वो और दोनों रानियां, ये जो इस अजीत सिंह और दलथम्मन को लेकर अफगानिस्तान से दिल्ली आते हैं। अब ये जब अफगान से दिल्ली आ रहे थे तो ये जो दलथम्मन है इसकी तो रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है। दलथम्मन की क्या हो गई? मृत्यु। और दिल्ली कौन पहुंचता है? इधर से जादम, नरुकी और ये अजीत सिंह, ये तीनों क्या आते हैं? दिल्ली। तो जब औरंगजेब ने घोषणा करवाई कि अगर जसवंत सिंह का कोई वंशज है तो उसे मेरे पास लेकर आओ, और जो योग्य होगा उसे मैं जोधपुर का शासक बनाऊंगा, तो ये दोनों रानियां और ये जब दोनों अपने पुत्रों को लेकर दिल्ली आती है तो इस दलथम्मन की तो रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है, और दिल्ली जादम, नरुकी और अजीत सिंह पहुंचते हैं। जब औरंगजेब के सामने आते हैं तो औरंगजेब ने कहा कि अगर जो अजीत सिंह है वो अपना धर्म परिवर्तन करेगा, इस्लाम कबूल करेगा, और मैं इसका नाम रखूंगा मोहम्मदी राज, तो इसे मैं जोधपुर का शासक बनाऊंगा। तो जो राठौड़ सामंत और सरदार थे उन्होंने धर्म परिवर्तन की बात से मना कर दिया। तो जो औरंगजेब है वो इन दोनों रानियों को और अजीत सिंह को रूप सिंह राठौड़ की हवेली में नजरबंद कर देता है। तो औरंगजेब ने क्या किया? दिल्ली के अंदर ही, दिल्ली में रूप सिंह राठौड़ की हवेली में औरंगजेब ने दोनों रानियों को अजीत से सहित नजरबंद कर दिया। तो साथियों, औरंगजेब ने जब कहा कि अगर अजीत सिंह वो अपना धर्म परिवर्तन करेगा, इस्लाम कबूल करेगा, और मैं इसका नाम रखूंगा मोहम्मदी राज, तो इसे मैं जोधपुर का शासक बनाऊंगा, लेकिन इस बात से जो राठौड़ सामंत और सरदार थे उन्होंने मना कर दिया। तो औरंगजेब है वो दोनों रानियों को और अजीत सिंह को दिल्ली के अंदर ही रूप सिंह राठौड़ की हवेली में नजरबंद कर देता है। अब ये बात जब मारवाड़ के स्वामी भक्त दुर्गादास राठौड़ को पता चली तो दुर्गादास राठौड़ है वो अपने सामंत सरदारों के साथ दिल्ली आता है, और दिल्ली आकर औरंगजेब से कहा कि आपने घोषणा करवाई थी कि अगर जसवंत सिंह का कोई वंश जिंदा है तो उसे मेरे पास लेकर आओ और मैं उसे जोधपुर का शासक बनाऊंगा। तो जब हमारा राजकुमार आपके पास आ गया है तो आप जोधपुर को खालसा हटाओ और उसे हमें सौंप दो, हम जोधपुर ले जाकर उसका राज्याभिषेक करेंगे, उसे हमारा शासक बनाएंगे। तो औरंगजेब ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर जो अजीत सिंह है वो इस्लाम धर्म कबूल करेगा, अपना धर्म परिवर्तन करेगा, तभी उसे जोधपुर का शासक बनाऊंगा। तो दुर्गादास राठौड़ है उसने भी इस बात से मना कर दिया। तो इस औरंगजेब ने कहा कि तुम जितने भी राठौड़ सामंत सरदार आए हो वो शाम होने तक यहाँ से गायब हो जाना,
वरना तुम्हें भी पकड़कर जेल के अंदर डाल दूंगा। तो दुर्गादास राठौड़ है, उसके साथ जो सामंत सरदार आए थे उनके साथ मिलकर दुर्गादास राठौड़ वो प्लानिंग करते हैं। तो दुर्गादास राठौड़ ने अपने साथ, दुर्गादास राठौड़ क्या करते हैं, दुर्गादास राठौड़, और दुर्गादास राठौड़ ने अपने साथ एक तो मुकुंदास खिंची, मुकुंदास खिंची, और एक लिया गोरादाय को। जो दुर्गादास राठौड़ है वो अपने साथ एक तो मुकुंदास खिंची और गोरादाय को लेता है और इनके साथ मिलकर प्लानिंग करता है। तो इस मुकुंदास खिंची ने दुर्गादास राठौड़ से कहा कि मुझे कालबेलिया का वेश करना आता है, बीन वगैरह बजाना, सांपों का खेल वगैरह दिखाना। तो इस दुर्गादास राठौड़ ने कहा कि ठीक है, तू कालबेलिया का वेश बनाकर रूपसी राठौड़ की हवेली में जाना और जो सुरक्षा के लिए सैनिक है उनके सामने तू खेल दिखाना, और जब वो सारे सैनिक तुम्हारा खेल देखने में व्यस्त होंगे उस समय ये जो गोरादाई है ये रूपसी राठौड़ की हवेली में किसी ऐसी महिला से संपर्क करेगी जिसे पता हो कि औरंगजेब ने दोनों रानियों और अजीत सिंह को कहां रखा है। तो इस गोरादाई ने रूपसी राठौड़ की हवेली में एक महिला से संपर्क किया, बाघेली नामक महिला से। बाघेली नामक महिला। और इधर साथियों ये जो मुकुंदास खिंची है ये क्या करता है कि कालबेलिया का वेश बनाकर और उस सैनिकों के पास जाते हैं और अपना ख्याल दिखाना शुरू कर देते हैं, सांपों की लड़ाई वगैरह करवाना। उस समय साथियों मनोरंजन के यही साधन हुआ करते थे, टीवी, मोबाइल फोन ये नहीं हुआ करते थे। तो जो सारे सैनिक है वो इसका खेल देखने में व्यस्त हो जाते हैं और उधर से मौका पाकर जो गोरादाई है वो इस बाघेली नामक महिला के साथ जो रूपसी राठौड़ की हवेली है उसमें प्रवेश करती है और दोनों रानियों को और अजीत सिंह को सुरक्षित बाहर निकाल के ले आती है। और इधर जो दुर्गादास राठौड़ है अपने सामंत सरदारों के साथ बाहर खड़ा था मारवाड़ की ओर भागने के लिए। तो ये दोनों रानियों को और अजीत सिंह को लेकर मारवाड़ आ जाते हैं। अब ये बात जब औरंगजेब को पता चलती है कि दुर्गादास राठौड़ है वो दिल्ली आकर और यहां से दोनों रानियों को और अजीत सिंह को सुरक्षित मारवाड़ ले गया, तो उसे लगता है कि ये तो बड़ी बेइज्जती वाले काम है। वो यहाँ आया और अपनी नाक के नीचे से ले गया। ये बात जब जनता को पता चलेगी तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। तो ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब ने गुस्से में आकर ये जो सुरक्षा के लिए सैनिक थे 2-4 को तो मौत के घाट उतार दिया था। फिर औरंगजेब क्या करता है, नकली अजीत सिंह तैयार करता है, मतलब अजीत सिंह की उम्र का कोई बच्चा, और जनता को कहते हैं कि जो दुर्गादास राठौड़ है वो किसी अजीत सिंह को नहीं लेके गया, अजीत सिंह तो ये है और मैं इसका नाम रखता हूं मोहम्मदी राज। और जो औरंगजेब है उसने नकली अजीत सिंह का नाम मोहम्मदी राज रख के और उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी अपनी पुत्री जेबिन उषा को सौंप दी। तो साथियों लिखना कि दुर्गादास राठौड़ इनकी सहायता से दोनों रानियों और अजीत सिंह को सुरक्षित मारवाड़ पहुंचाया। और साथ ही एक नोट पॉइंट लगा के लिखना, औरंगजेब ने नकली अजीत सिंह का नाम बदलकर नकली अजीत सिंह का नाम मोहम्मदी राज
मोहम्मदी राज रखा तथा उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी जेबू निसा को सौंपी। जेबू निजा को सौंपी। ये साथियों जो जेबू निजा है ये औरंगजेब की पुत्री थी। तो औरंगजेब क्या करते हैं, नकली अजीज सिंह का नाम मोहम्मदी राज रख देते हैं और इसके पालन पोषण की जिम्मेदारी अपनी पुत्री जेबू निजा को सौंप देते हैं। तो साथियों यहाँ हमने बात की कि जो जसवंत सिंह की दो रानियां थी जो गर्भ से थी, उन दोनों रानियों ने दो पुत्रों को जन्म दिया, जादव ने अजीत सिंह को और नरुकुई ने दल थम्मन को। यह बात जब औरंगजेब को पता चली कि जो जसवंत सिंह है उसकी दो रानियां गर्भ से थी और उन दोनों ने पुत्रों को जन्म दिया है, तो औरंगजेब ने घोषणा करवाई कि अगर जसवंत सिंह का कोई वंशज है तो उसे मेरे पास लेकर आओ, मैं उसे जोधपुर का शासक बना दूंगा, जो योग्य होगा उसे। जब इन दोनों रानियों को और इन दोनों पुत्रों को दिल्ली लेकर आया जाता है, उस समय ये दोनों रानियां भी अफगानिस्तान में थी जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी। तो ये जब अफगान से दिल्ली आते हैं तो ये जो दल थम्मन है इसकी रास्ते में मृत्यु हो जाती है और दिल्ली पहुंचते हैं दोनों रानियां और अजीत सिंह। और औरंगजेब है वो इनको कहता है कि अगर अजीत सिंह अपना धर्म परिवर्तन करेगा, इस्लाम कबूल करेगा और मैं इसका नाम रखूंगा मोहम्मदी राज, तो इसे मैं जोधपुर का शासक बनाऊंगा। लेकिन इस बात से जो राठौड़ सामंत सरदार थे उन्होंने मना कर दिया। तो औरंगजेब क्या करते हैं, इन दोनों रानियों को और अजीत सिंह को दिल्ली के अंदर रूप सिंह राठौड़ की हवेली में नजरबंद कर देते हैं। अब ये बात जब मारवाड़ के स्वामी भक्त दुर्गादास राठौड़ को पता चलती है तो दुर्गादास राठौड़ अपने सामंत सरदारों के साथ दिल्ली आते और दिल्ली आकर औरंगजेब से कहा कि आपने घोषणा करवाई थी कि अगर जसवंत सिंह का कोई वंशज है तो उसे मेरे पास लेके आओ, मैं उसे जोधपुर का शासक बनाऊंगा। जब हमारा राजकुमार आपके पास आ गया है तो आप उसे हमें सौंप दो, हम उसे ले जाकर जोधपुर के अंदर उसका राज्याभिषेक करेंगे। लेकिन आपने तो धोखे से बुलाकर उन्हें नजरबंद कर दिया। तो जो औरंगजेब है उसने दुर्गादास राठौड़ से कहा कि अगर अजीत सिंह अपना धर्म परिवर्तन करेगा तो ही मैं उसे जोधपुर का शासक बनाऊंगा, वरना तुम जितने भी राठौड़ सामंत सरदार आए हो शाम होने तक यहां से निकल जाना, वरना तुम्हें भी पकड़कर जेल में बंद कर दूंगा। तो जो दुर्गादास राठौड़ है वो मुकुंदास खिंची और गोरादाई के साथ मिलकर प्लानिंग करते हैं। तो इस मुकुंदास खिंची ने कहा कि दुर्गादास जी मुझे कालबेलिया का वेश करना आता है, मैं बीन वगैरह बजाना जानता हूं, सांपों की लड़ाई वगैरह दिखाना। तो इस दुर्गादास राठौड़ ने कहा कि ठीक है, जो रूप सिंह राठौड़ की हवेली में जो सैनिक है तो उनके पास जाकर कालबेलिया का वेश करके अपना खेल वगैरह दिखाना। तो वो सारे जब उस खेल में व्यस्त होंगे, क्योंकि साथियों उस समय मनोरंजन के यही साधन हुआ करते थे, तो उस समय जब ये सारे सैनिक तुम्हारा खेल देखने में व्यस्त होंगे और ऐसा लगेगा कि सुरक्षा अभी कमजोर है, तो ये गोरादाई है यह हवेली के अंदर जाएगी और दोनों रानियों को और अजीत सिंह को बाहर लेके आएगी। अगर थोड़ी सी भी इधर उधर होगी तो मैं बाहर ही खड़ा रहूंगा, हम उन सैनिकों पर टूट पड़ेंगे। तो ये जो मुकुंदास खिंची सैनिकों को खेल दिखाता है, उसी समय जो गोरादाई है वो हवेली के अंदर जाती है और हवेली में एक बागेली नामक महिला से संपर्क किया कि जो औरंगजेब है उसने दोनों रानियों को और अजीत सिंह को कहाँ रख रखा है। और ये जो गोरादाई है दोनों रानियों को और अजीत सिंह को सुरक्षित बाहर निकाल के लेके आती है और जो दुर्गादास राठौड़ है वो इनको लेकर मारवाड़ आ जाता है। अब इधर जब मुकुंदास खिंची को पता चलता है कि जो अपनी प्लानिंग है वो हो चुकी है, तो ये भी अपने जोड़े जमेले पैक करता है और मारवाड़ की ओर निकल जाता है। अब ये बात जब औरंगजेब को पता चली कि दुर्गादास राठौड़ है वो दिल्ली आकर अपने नाक के नीचे से दोनों रानियों को और अजीत सिंह को छुड़वा के मारवाड़ ले गया, तो उसने सोचा कि यह तो बड़ी बेइज्जत वाला काम है। तो ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब ने गुस्से में ये जो सुरक्षा के लिए सैनिक थे रूप सिंह राठौड़ की हवेली में, इन 2-4 को मौत के घाट भी उतार दिया था। फिर औरंगजेब है वो क्या करते हैं, एक नकली अजीत सिंह को तैयार करते हैं, मतलब अजीत सिंह की उम्र के किसी बच्चे को, और कहते हैं कि जो दुर्गादास राठौड़ है वो कुछ भी लेके नहीं गया, अजीत सिंह तो ये है। उस नकली अजीत सिंह का नाम है वो औरंगजेब मोहम्मदी राज रखते हैं और उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी
अपनी पुत्री जेबुनिजा को सौंप देते। तो साथियों जो दुर्गादास राठौड़ है वो मुकुंदास खिंची और गोरादाई की सहायता से दोनों रानियों और अजीत सिंह को सुरक्षित मारवाड़ लेके आते हैं। और इधर औरंगजेब ने नकली अजीत सिंह का नाम मोहम्मदी राज रखा और उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी अपनी पुत्री जेबुनिजा को सौंपी। अब साथियों जो दुर्गादास राठौड़ है वो दोनों रानियों को और अजीत सिंह को जोधपुर लेके आ जाता है, लेकिन दुर्गादास को लगा कि जो जोधपुर है वो अजीत सिंह के लिए सुरक्षित नहीं है, क्योंकि औरंगजेब है वो जोधपुर पर आक्रमण करेगा। तो जो दुर्गादास राठौड़ है वो क्या करता है, दोनों रानियों को जोधपुर में छोड़ देते हैं और इस अजीत सिंह को लेकर कालिंदी गांव सिरोही के अंदर है वहां चला जाता है और अजीत सिंह को कालिंदी गांव सिरोही के अंदर जयदेव पुरोहित के घर पे रखा। अब साथियों आगे की चर्चा करेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।